साईं आईएएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। और बच्चों, ये है करंट अफेयर्स, टॉप 10 करंट अफेयर्स जो आपको आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो बिना देर के बेटा चलते हैं पहले सवाल की तरफ। और अपना पहला सवाल है, देखिए पहला सवाल है हमारा कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले के गोरा पत्थर हस्तशिल्प को जीआई टैग दिया गया है। गोरा पत्थर हस्तशिल्प को जीआई टैग दिया गया है। ऑप्शन है संभल, महोबा, मैनपुरी और अमरोहा। तो संभल, महोबा, मैनपुरी और अमरोहा। तो महोबा के गोरा पत्थर हस्तशिल्प को जीआई टैग दिया गया है। उत्तर प्रदेश में जो जीआई टैग मिले हैं अभी हाल फिलहाल में वो कौन कौन से हैं, उनके नाम याद रख लेना। देखो बेटा, देखो जिन वस्तुओं को जीआई टैग मिला हुआ है यूपी में और वो किस जिले से संबंधित है, तो यूपी का जिला कौन सा है, जिला याद रखना यूपी के लिए। जैसे पहला सवाल है अपना, देखिए यह है गोरा पत्थर। गोरा पत्थर हस्तशिल्प को जीआई टैग मिला है। हस्तशिल्प को बेटा जीआई टैग मिला हुआ है, तो वो कहाँ का है, महोबा का। महोबा में हाँ सजर गोरा पत्थर होता है, उस पत्थर के माध्यम से बहुत सारी वस्तुएं, मूर्तियां बनाई जाती हैं। तो महोबा का जो गोरा पत्थर हस्तशिल्प है उसे जीआई टैग मिला है। और देखो ढोलक को जीआई टैग दिया गया है। ढोलक को जीआई टैग दिया गया और ढोलक कहाँ की है, अमरोहा की। अमरोहा की ढोलक को जीआई टैग दिया गया अभी हाल फिलहाल में। और क्या क्या बेटा, तारकसी है। तारकसी एक हस्तशिल्प होता है, ये भी। मैनपुरी की तारकसी को है ना, तारकसी से चीज़ें बनाई जाती हैं, उसको जो है जीआई टैग दिया गया है। एक आता है बेटा, देखो एक आता है हॉर्न क्राफ्ट। हॉर्न क्राफ्ट का मतलब होता है जो सींग होते हैं ना पशुओं के, है ना, उन पशुओं के सींगों से बनने वाले प्रोडक्ट हॉर्न क्राफ्ट कहलाते हैं। और इस मामले में जो जीआई टैग मिला है वो संभल को मिला है। संभल ऐसी बेटा एक नाम आता है, देखिए हाँ, उसे कहते हैं घरेलू साज सज्जा का सामान। घरेलू साज सज्जा का जो सम्मान है, हाँ वो है हमारा बागपत, उसको जीआई टैग मिला है। और बेटा हाँ हथकरघा उत्पाद जो है वो है बाराबंकी का। बाराबंकी के हथकरघा उत्पाद को जीआई टैग मिला है बेटा। और एक आता है हस्तशिल्प, हाँ कागज या हस्त निर्मित कागज, हाथ से बना हुआ कागज, हस्त निर्मित कागज जो है उसको जीआई टैग मिला है, वो है कालपी का। और बेटा कालपी कहाँ है, उत्तर प्रदेश के बच्चों बताओ कालपी कहाँ है, तो कालपी है जालौन में। एक सवाल का जवाब आपको कमेंट में देना है, बड़ा अच्छा लगा, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किए, वीडियो पर वो कमेंट करते हैं। बेटा कमेंट भी किया करो, थोड़ा लाइक कर दो और लोगों तक इस बात को पहुंचा दो। ये टॉप 10 करंट अफेयर्स हैं जो आपको विभिन्न एग्जामों में, चाहे वो यूपी के एग्ज़ाम हो या पूरे भारत में कहीं भी कोई एग्ज़ाम हो सेंट्रल गवर्नमेंट का, उन सब में क्वेश्चन आएंगे। बहुत अच्छे सवाल हैं। देखिए
जब आप कमेंट करते हैं ना और उसके आंसर लिखते हैं तो बड़ी खुशी महसूस होती है हमें। हमें लगता है कि हमारे बच्चे जो हैं, जो जुड़े हुए हैं, जो हमसे पढ़ रहे हैं, वो एक अच्छी रास्ता पे चल रहे हैं, एक अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं, वो जल्दी कामयाब हो जाएंगे। हम तो ऐसी उम्मीद करते हैं आपसे। ठीक है, तो एक सवाल आपको कमेंट करना है बेटा, देखते हैं कितने बच्चे सही जवाब दे पाते हैं। हाँ, कालपी में किसका जन्म हुआ था? कालपी में किसका जन्म हुआ था? तानसेन का, या बीरबल का, या टोडरमल का, या मानसिंह का? 4 विकल्प हैं आपके सामने। कालपी में किसका जन्म हुआ था, कमेंट करके बताना आप। तो देखो क्वेश्चन पेपर में क्या आएगा। देखो, गोरा पत्थर हस्तशिल्प जो है वो कहाँ का है? महोबा का बेटा, और इसको जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, कहाँ की ढोलक को जीआई टैग मिला है? तो अमरोहा की ढोलक को जीआई टैग मिला है। अमरोहा में ढोलक बनाने का काम होता है। तारकसी कहाँ की है? ठीक है, जिसको जीआई टैग मिला हुआ है तो मैनपुरी में। हॉर्न क्राफ्ट मतलब पशुओं के सींग से जो उत्पाद बनते हैं उस मामले में संभल को जीआई टैग मिला है। घरेलू साज सज्जा का जो सामान है वो बागपत को जीआई टैग मिला है। हथकरघा उत्पाद को, जो कि बाराबंकी का, उसको जीआई टैग मिला बेटा। और हस्त निर्मित कागज कालपी का है और इसको भी जीआई टैग मिला है। तो कालपी कहाँ है? जालौन में है। ठीक है, जालौन में है। ठीक, उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ गया होगा। ये ढोलक वाला ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, सजर गोरा पत्थर भी महत्वपूर्ण है बेटा, हॉर्न क्राफ्ट भी महत्वपूर्ण है। 3-4 तो ज़्यादा अच्छे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये हाल फिलहाल में अभी उत्तर प्रदेश के इन प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया था। चलिए अगला सवाल देखो बेटा, ये कह रहे हैं कि बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक के लेखक कौन है? एपीएस वाले बच्चों, किताब है आपके लिए, और ऐसी किताब आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी। एसएससी में भी ऐसी किताब पूछी जाती हैं। तो गीतांजलि श्री हैं, रचना बिष्ट रावत हैं, या सोम प्रकाश कांत है, मोहन बिष्ट हैं। ठीक है, किताब का नाम क्या है बेटा? देखो, मैं आपको 5 किताबें बताऊंगा जो कि महत्वपूर्ण है, नवीनतम किताबें हैं। एक किताब तो यही है अपने पास में, पुस्तक बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। द यूनिफॉर्म, इस किताब को जो लिखा है बेटा वो लिखा है रचना बिष्ट रावत ने। ये किताब किसने लिखी है? तो इसकी लेखिका हैं रचना बिष्ट रावत। रचना बिष्ट रावत। और ये किताब जो है वो समर्पित है बेटा भारत के पहले सीडीएस बिपिन रावत को। ठीक है, ये किताब और याद रखना जो हाल फिलहाल में बड़ी चर्चा में रही है। किताब का नाम है बेटा कारगिल एक यात्री की जुबानी। कारगिल एक यात्री की जुबानी, बहुत अच्छी किताब है। किताब आ सकती है एग्जाम में, तैयार रहें इसके लिए बेटा। कारगिल एक यात्री की जुबानी, इसको लिखा है ऋषि राज ने। किसने लिखा बेटा? तो इसके लेखक हैं ऋषि राज। ठीक है, अच्छी किताब है ये भी। एक किताब है जो चर्चा में रही, उसका नाम है थ्रू द ब्रोकन ग्लास। थ्रू द ब्रोकन ग्लास एन ऑटोबायोग्राफी। एन ऑटोबायोग्राफी, इस किताब को लिखा है टी.एन. शेषन ने। टी.एन. शेषन इन्होंने लिखा। बहुत अच्छी किताब है, याद रखा है, रट्टा मारने किताब पूछी जाएगी, याद रख लो। एक चौथी किताब है, हाँ, उसका नाम है द योग सूत्र फ्रॉम फॉर चिल्ड्रन। द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन, इस किताब को लिखा है, हाँ, रूपा पाई ने। रूपा पाई,
रूपा पाई ने इस किताब को लिखा है। और बेटा एक किताब है जिसका नाम है अजय टू योगी आदित्यनाथ। अजय टू योगी आदित्यनाथ मतलब अजय विष्ट से आदित्यनाथ तक का जो सफ़र रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, उनके जीवन पर आधारित किताब है। तो इसलिए पूछी जा सकती है अजय टू योगी आदित्यनाथ। और इस किताब को लिखा है बेटा, उनका नाम है शांतनु गुप्ता। शांतनु गुप्ता। शांतनु गुप्ता ने इसको लिखा है। ठीक है, एपीएस वाले बच्चे हों या एसएससी की तैयारी करने वाले बच्चे हों, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। 5 किताब है। पहली किताब का नाम है बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। दूसरी किताब का नाम है कारगिल एक यात्री की जुबानी। तीसरी किताब बहुत अच्छी है थ्रू द ब्रोकन ग्लास एन ऑटोबायोग्राफी। और चौथी किताब का नाम है द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन। 5वीं किताब है अजय टू योगी आदित्यनाथ। ठीक है, ये 5 किताबें मेरी ऐसी उम्मीद है कि इनमें से कुछ ना कुछ आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो 5 किताबें हैं। ठीक है, इनको याद कर लीजिए। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है, यह निक्षय पोषण योजना का संबंध किससे है? टीबी मुक्त से है, फाइलेरिया मुक्त से है, खसरा मुक्त से है, कोरोना मुक्त से है। एक योजना है जिसका नाम है निक्षय पोषण योजना। कुछ बच्चों ने शायद इसका नाम सुना हो, कुछ बच्चों ने शायद इसका नाम ना सुना हो। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल बनेगा, यहाँ से याद रख लेना। तो एक योजना तो पुरानी है, इसका नाम है निक्षय पोषण योजना। पोषण योजना। वैसे इस योजना को शुरू जो किया गया था, पुरानी योजना है, इस योजना को केंद्र सरकार ने शुरू करा था 2018 में। कब शुरू करा था? 2018 में। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का उद्देश्य यह है कि जो टीबी के पेशेंट हैं उन्हें सरकार 500 रुपये प्रति महीना देगी ताकि वो दवाई और अपना खान पान अच्छा रख सकें। ठीक है, तो इस योजना के तहत टीबी के मरीजों को, टीबी ट्यूबरकुलोसिस टीबी के मरीजों को 500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। टीबी के जो पेशेंट हैं उन्हें 500 रुपये हर महीने दिए जाएंगे इस योजना के तहत। एक सवाल आपको बताना है कि भारत सरकार का लक्ष्य फाइलेरिया बीमारी को कब तक ख़त्म करना है? भारत से फाइलेरिया को समाप्त करने के लिए सर्व दवा सेवन कार्यक्रम चलाया गया भारत सरकार के द्वारा। आपको बताना है कि फाइलेरिया बीमारी को ख़त्म करने के लिए सरकार का लक्ष्य क्या है, कमेंट करके बताइए आप। ठीक है, देखो बेटा, देखो भारत टीबी मुक्त का लक्ष्य है। भारत टीबी मुक्त का लक्ष्य है। कब तक कहा गया कि भारत टीबी मुक्त हो जाएगा? तो 2025 तक। और फाइलेरिया मुक्त आपको कमेंट करके बताना है। ये भी अच्छा सवाल है कि टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य सरकार का कब तक का है? तो 2025 तक। और एक और याद रखना, देखिए विश्व टीबी दिवस, विश्व टीबी है ना, या क्षय रोग कहते हैं ना, तो टीबी को क्षय रोग भी कहते हैं। तो विश्व टीबी या क्षय रोग दिवस कब मनाते हैं बेटा? तो मनाते हैं 24 मार्च को। कब मनाया जाता है? 24 मार्च। कितने अच्छे सवाल हैं सब, देखिए आप। निक्षय पोषण योजना सरकार द्वारा 2018 में शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य था कि जो टीबी के पेशेंट हैं उन्हें 500 रुपये हर महीने खर्चे के लिए दिए जाएंगे। और देखिए टीबी दिवस मनाया जाता है वर्ल्ड में 24 मार्च को। और आपको
ये याद रखना कि भारत कब तक इस बीमारी से मुक्त होना चाहता है, इस बीमारी से छुटकारा पाने का लक्ष्य है भारत सरकार का, तो 2025 तक। चलिए अगला सवाल देखो, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। भारत की प्रथम इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन का क्या नाम है, जिसे जनवरी 2023 में भारत सरकार ने लॉन्च किया। बड़ा शानदार सवाल है। कोविड के बारे में आपने चर्चा सुनते रहते हो। ये एक ऐसा वायरस है जो बार बार लौट फिर के भारत में दस्तक दे रहा है, अलग अलग रूपों में आ रहा है। भैया आप भी सचेतता बरतें, है ना, आप भी सचेत रहें इन सब चीज़ों को देखते हुए। तो देखिए, अगर सवाल ये पूछा जाए कि भारत की प्रथम कोविड-19 वैक्सीन, तो उसका नाम आपको पता होना चाहिए। उसका नाम था बेटा हाँ, कोवैक्सीन। क्या नाम था? कोवैक्सीन। और इसे बनाया किसने था? भारत बायोटेक ने। भारत बायोटेक ने इसको बनाया था। तो ये नेजल नहीं थी, ये बाई इंजेक्शन के दी गई थी, ठीक है। और ये नेजल है, इंट्रानेजल है। तो इंट्रानेजल वो होगी जो नाक से दी जाएगी, नाक से दी जाएगी। तो अगर सवाल ये पूछ रहे हैं आपसे कि भैया भारत की प्रथम इंट्रानेजल कौन सी होंगी बेटा? जो नाक से दी जाएंगी। प्रथम इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन, अगर उसका नाम पूछ रहे हैं तो देखो उसका नाम है, हाँ उसका नाम है बेटा इनकोवैक। क्या नाम है? इनकोवैक। BACC, इनकोवैक। और इसको भी किसने बनाया है? भारत बायोटेक ने। भारत बायोटेक ने इसका भी निर्माण करा है, भारत बायोटेक ने। तो ये कोवैक्सीन जो है वो भारत की पहली वैक्सीन है। और इनकोवैक जो है, इनकोवैक जरूर याद रख लें अच्छे से, ये भारत की पहली नेजल कोविड-19 वैक्सीन है। दोनों सवाल बहुत अच्छे हैं, पूछे जाएंगे। आपको कमेंट करके एक सवाल बताना है कि जो भारत बायोटेक कंपनी है इसका मुख्यालय कहाँ है। भारत बायोटेक का मुख्यालय कहाँ है ये आपको कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने बच्चों को भी पता है कि भारत बायोटेक का हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखो, क्या है? 5वां सवाल। मिस अर्थ 2000, हाँ मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो मिस अर्थ इंडिया 2023 में कौन बनी है? ऑप्शन आपके सामने लिखा हुआ है बेटा। ऑप्शन आपके सामने है प्रियन सेन, रश्मि प्रिया, प्रिया रस्तोगी, प्रवीणा अंजना। तो कौन बनी है बेटा मिस अर्थ इंडिया 2023? तो मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जो जीता है, हाँ उसकी विजेता बनी है बेटा प्रियन सेन। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? मिस अर्थ इंडिया 2023 का ये जो प्रतियोगिता हुई थी इसका आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। कहाँ हुआ था बेटा? नई दिल्ली में। और इसकी विजेता कौन है, किसने इसको जीता है? तो इसकी बेटा विजेता बनी है, हाँ प्रियन सेन। ये प्रियन सेन कहाँ से आती हैं बेटा? तो राजस्थान की हैं। तो राजस्थान की प्रियन सेन ने मिस इंडिया अर्थ 2023 का खिताब जीत लिया है। ये एक सौंदर्य प्रतियोगिता है, ठीक है। जैसे मिस वर्ल्ड होता है, मिस यूनिवर्स होता है, ऐसी मिस अर्थ इंडिया 2023 है, ठीक है। चलिए अगला सवाल याद रखें, बहुत अच्छा सवाल है, क्वेश्चन पूछा भी जाएगा, यहाँ से कई सारे सवाल बन सकते हैं एग्जाम में। कह रहे हैं कि 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? रूस, फिजी, फ्रांस, त्रिनिडाद टैबेगो। तो ये आयोजित हुआ था बेटा कहाँ? फिजी में। देखिए
12वां विश्व हिंदी सम्मेलन, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023। अब पहला सवाल तो ये है कि इसका आयोजन कहाँ हुआ, तो इसका आयोजन हुआ, हाँ देखिए, एक जगह है नांडी या नांदी एक जगह है, कहाँ, फिजी में। तो फिजी के नांदी शहर में इसका आयोजन हुआ था जनवरी में, ठीक है। दूसरा सवाल आपको याद रखना है कि इस सम्मेलन में भारत की तरफ से किसने भाग लिया था। तो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 जब फिजी में हुआ तो भारत की तरफ से कौन गया था, तो उसे कहते हैं बेटा, हाँ उसे कहते हैं भारत का प्रतिनिधित्व। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो भारत की तरफ से गए थे एस जयशंकर। और एस जयशंकर कौन है, हमारे देश के विदेश मंत्री हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को जो है, हाँ उन्होंने जो है 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन में भारत की तरफ से अपनी बात रखी थी। अच्छा देखो, ये जो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 में हुआ है, इसकी थीम क्या है ना, इसकी थीम क्या रखी गई थी, तो बेटा इसकी थीम रखी गई थी, देखिए, हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक। अब इस बात का मतलब ये हो गया बेटा कि जो हिंदी है ना हमारी, वो हिंदी जो हमारी, वो पारंपरिक ज्ञान तो हमें देती है, लेकिन उससे आप कृत्रिम मतलब कृत्रिम प्रतियोगिता या कृत्रिम मेधा को भी हासिल कर सकते हैं। मतलब आप प्राकृतिक चीज़ों को भी आप सीख सकते हैं, कृत्रिम भी बना सकते हैं हिंदी के माध्यम से, है ना। मतलब हिंदी में ही पढ़ाई अच्छी हो सकती है, मेन बात यह है बेटा। चलिए एक और सवाल आपको याद रखना, देखिए एक सवाल आपको पता होगा कि एक क्वेश्चन तो ये आता है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं बेटा हम, वो मनाते हैं 14 सितंबर को। और एक आता विश्व हिंदी दिवस वो मनाया जाता है बेटा 10 जनवरी को। अब एक सवाल पूछ लेगा वो आपसे कि 2023 में कौन सा विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। 2023 में कौन सा विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ, ऑप्शन होंगे 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। तो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ बेटा। एक और याद रखना, देखिए प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ है बेटा, तो देखो 1975 में हुआ है। कहाँ हुआ था 1975 में, तो हुआ था नागपुर में। कहाँ हुआ था, नागपुर, नारंगी सिटी नागपुर में। तो ये बातें भी आप याद रख लो। दोनों अच्छे सवाल हैं, दोनों कई बार पेपर में आ गया वाला कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था, 1975 में। कहाँ हुआ था, नागपुर किस राज्य में है, महाराष्ट्र में। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है बेटा, तो 10 जनवरी को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं हम, 14 सितंबर को। विश्व हिंदी दिवस जो 12वां मनाया गया है, उसकी थीम क्या थी, हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, एस जयशंकर ने, जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। और 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो नांदी एक शहर पड़ता है फिजी में, ठीक है, वहाँ पर हुआ था। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सब 2023 के बड़े शानदार क्वेश्चन हैं और आपको एग्जाम में ऐसे ही सवाल देखने के लिए मिलेंगे, ऐसे सवाल मिलते हैं। कह रहे हैं कि फीफा अंडर 20 विश्व कप, देखो फीफा के कई सारे हो गए हैं, आप अच्छे से देख लो उनको। हाँ फीफा ये अंडर 20 है, ये अंडर 20 है फीफा वाला। तो फीफा अंडर 20 विश्व कप हाँ किस देश ने जीता है, तो फीफा अंडर 20 विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ है, पहले तो ये देखें।
फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ हुआ है, इस बात को देखें तो इसका आयोजन हुआ है बेटा अर्जेंटीना में। कहाँ हुआ है? अर्जेंटीना में। और अर्जेंटीना के बहुत बड़े फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, फुटबॉलर हैं, मतलब लियोनेल मेसी अर्जेंटीना से आते हैं वो। विजेता कौन, देखो इसका संस्करण कौन सा था, तो 23वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था बेटा? 23। फीफा अंडर 20 विश्व कप का ये 23वां संस्करण था। कुल टीमें कितनी इसमें पहुंची थी, भाग लिया था? तो कुल टीम थी बेटा 24 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया था। 32 टीमें नहीं थी, 24 टीमें थी, याद रखें। और विजेता जो बना है इसका, हाँ, इसको जीतने वाला जो देश है विजेता है वो है बेटा उरुग्वे। उरुग्वे ने जीता है। अच्छा, उपविजेता कौन बना है, किसको हरा के जीता है? तो उपविजेता वो होता है जो कि हारता है फाइनल में, तो वो हराया बेटा इटली को। तो इटली को हरा कर उरुग्वे ने इसको जीत लिया है। तो फीफा अंडर 20 विश्व कप किस देश ने जीता है? तो आयोजन तो हुआ था अर्जेंटीना में, जीता है, विनर जो बना है वो बना है उरुग्वे। फाइनल में कौन हरा बेटा? इटली। ठीक है, 24 टीमें थीं और ये 23वां संस्करण था। सब बातें हो गई इसी में। देखो आयोजन कहाँ हुआ? अर्जेंटीना में, जीता उरुग्वे ने, हारा फाइनल में कौन? इटली। 23 में हुआ था, इसलिए 23वां संस्करण है। और चूंकि टीमें थी 24। सही है। चलिए अगला सवाल देखो। अगला क्वेश्चन है, बहुत शानदार सवाल है ये भी। विकासशील देशों को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस परियोजना की घोषणा की? आरोग्य मित्र, आरोग्य मैत्री, आरोग्य देश, आरोग्य जन। कौन सी योजना जो है प्रधानमंत्री ने लॉन्च की है? तो एक योजना का नाम है आरोग्य मैत्री। आरोग्य मैत्री योजना। देखिए इसके संबंध में 2-3 बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। इस योजना की घोषणा जो है, इस योजना की जो घोषणा है वो 2023 में की गई। और किसने करी भैया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इस योजना में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ऐसे विकासशील देश जो प्राकृतिक या कृत्रिम आपदा के शिकार होंगे उनको भारत स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। ठीक है, तो कितनी अच्छी बात है भारत के लिए। भारत विश्व का नेतृत्व कर रहा है इस समय, अगर सही मामले में देखा जाए तो। ठीक है, तो देखिए बेटा इसमें क्या है कि प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा या मानवीय संकट से प्रभावित या मानवीय संकट से प्रभावित मानवीय संकट से प्रभावित हाँ विकासशील देशों को चिकित्सा सामग्री की आपूर्ति करना, चिकित्सा सामग्री की आपूर्ति करना। बस याद रखें ये क्वेश्चन बहुत शानदार है। ये पूछेगा कि आरोग्य मैत्री योजना का संबंध किससे है? तो विकासशील देशों को हाँ चिकित्सा सुविधाएं या चिकित्सा सामग्री उपलब्ध कराने से है। ठीक है, और ये मोदी जी ने कहा कि जो विकासशील देश हैं उनके अंदर कोई प्राकृतिक आपदा आती है या मानवीय संकट से वो लोग जूझते हैं तो उन्हें मेडिकल हेल्प जो है वो भारत की तरफ से दी जाएगी इस योजना के तहत, आरोग्य मैत्री योजना के तहत। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो। ये योजना ऐसी जो मैंने बताई है पेपर में आने लायक होती भाई। हाथी गणना 2023 के अनुसार भारत के किस राज्य में हाथियों की संख्या सर्वाधिक है? हाथी गणना 2023 हुई है, हाथियों की गणना हुई है 2023 में।
इस योजना के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक हाथी हैं? सर्वाधिक हाथी किस राज्य में है? तो बेटा देखो, कर्नाटक, केरल, उत्तराखंड और असम, तो सबसे ज़्यादा हाथी कहाँ पाए गए हैं? कर्नाटक में। तो ये हाथी गणना हुई है, हाथी गणना 2023, हाथी गणना 2023 हुई है। तो भारत में कुल हाथी कितने देखे गए हैं? भारत में कुल कुल हाथियों की संख्या कितनी देखी गई है? तो हाथी हैं बेटा 6,395, 6,395 हाथियों की संख्या कैलकुलेट हुई है। और उनमें भी सर्वाधिक हाथी जो वो कहाँ हैं? तो सर्वाधिक हाथी आते हैं बेटा कर्नाटक में। सर्वाधिक हाथी वाला राज्य तो पहले नंबर पर है कर्नाटक, दूसरे नंबर पर है असम, और तीसरे नंबर पर आता केरल। अच्छा, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है बेटा 12 अगस्त को। याद रख लेना, 12 अगस्त को क्या मनाते हैं? विश्व हाथी दिवस। और एक सवाल और आपको कमेंट करके बताना है, मैं नीली लिख रहा हूँ उसे। बताइए हाथी परियोजना कब की थी? है ना, हाँ, जैसा टाइगर प्रोजेक्ट भारत में चला था वैसी एलिफेंट प्रोजेक्ट चला था, हाथी परियोजना। तो हाथी परियोजना कब की थी ये आपको बताना कमेंट करके। क्या बताना आपको? हाथी परियोजना कब की थी? मैंने आपके लिए क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया। अच्छा सवाल बनेगा। हाथी गणना 2023, 6,395 हाथी हैं, सबसे ज़्यादा कर्नाटक में है, उसके बाद में असम और उसके बाद केरल में है। बाकी और अलग अलग राज्यों में हाथी हैं। बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि एनवायरनमेंट के सवाल जब आते हैं तो ऐसी कैलकुलेशन अक्सर पूछ ली जाती हैं। एपीएस में हो सकता है सवाल आपको देखने के लिए यहाँ से मिल जाए, इसलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि 6वां हिंद महासागर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? छठा हिंद महासागर सम्मेलन, हाँ, छठा हिंद महासागर सम्मेलन। छठा हिंद महासागर सम्मेलन 2023 में आयोजित हुआ है। अब सवाल यह है इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए हिंद महासागर में जितने भी देश और द्वीप हैं उन सभी का ये एक सम्मेलन है। यहाँ पर सब अपने अपने प्रतिनिधि भेजते हैं। तो इसका आयोजन 2023 में कहाँ हुआ है? तो वो हुआ बेटा ढाका में। और ढाका कहाँ है? बांग्लादेश में। बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उन्होंने इसको लीड करा है, उन्होंने इस सम्मेलन की अध्यक्षता करी है। तो इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने करी है? इस सम्मेलन की अध्यक्षता करी है शेख हसीना ने, शेख हसीना। और ये शेख हसीना कौन है? ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने हाँ छठे हिंद महासागर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता करी है। ठीक है, तो ये बेटा थे हमारे टॉप 10 करंट अफेयर्स, और ये आपके एग्ज़ामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और आप भी अच्छे से तैयारी करना, हमारी वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। ठीक है, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।